अगर मैं कहूँ कि एक आदमी ने ताजमहल 3 बार बेचा, तो क्या आप यकीन करोगे? और अगर मैं कहूँ कि उसने लाल किला, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन भी बेच दिए, तो तो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। सच्चाई है एक ऐसे ठग की जो इतना चालाक था कि जेल से 8 बार भाग गया। नाम था उसका नटवरलाल। और आगे जो आप सुनोगे तो आपका दिमाग तक हिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और स्वागत है आप सभी का कहानी विद मनीष में। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसको आप पूरा सुनना, क्योंकि इतनी गजब कहानी है। जब आप पूरा सुनोगे तब आपको पता चलेगा। आइए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। यूं तो अपने दुनिया में एक से बढ़कर एक ठगों का इतिहास रहा है, लेकिन लेकिन भारत के बिहार में एक ऐसा ठग हुआ जिसके नाम से लेकर उसकी मौत की तारीख तक सब कुछ नकली था। कभी उसने फौज के नकली सिग्नेचर बनाकर देश के कई ऐतिहासिक स्मारक तक बेच दिए, और कभी फर्जी बैंक ड्राफ्ट के जरिए, नकली रेलवे बुकिंग रसीद और जाली जमीन के डॉक्यूमेंट के सहारे वो लाखों रुपए की काली कमाई कर लेता था। हाँ, लाखों रुपए। वो कभी फाइनेंस मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट बन जाता, तो कभी कोई सरकारी अफसर बनकर लोगों को चूना लगा देता था। वो इतना बड़ा चालबाज था कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन खुद पैसों से भरा सूटकेस उसके हाथों में पकड़ा देते थे। उसकी ठगी की प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि चाहे व्यापारी हो, नेता हो, पुलिस वाला हो, कोई विदेशी हो या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट क्यों ना हो, सब उसके झांसे में आकर अपने पैसे गवा बैठते थे। जब वो जेल के बाहर होता तो देश भर की पुलिस उसकी तलाश में पागल हो जाती थी, और जब वो सलाखों के पीछे होता तो जेल का पूरा सिस्टम उसकी चालाकियों के सामने पानी भरता था। कभी बीमारी का बहाना बनाकर तो कभी अफसरों को चकमा देकर वो बार बार जेल से ऐसे फरार हो जाता जैसे वो वहां छुट्टियां मनाने आया हो। हाँ, इतना बड़ा ठग था वो इतना शातिर था कि एक बार तो जेल में बैठे बैठे ही पुलिस कर्मियों से अपने खेत की खुदाई करवा दी, ताकि उसकी पत्नी वहां खेत में फसल बो सके। अपने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये ठग, दोनों का ताल्लुक एक ही जगह से था। दोनों ने वकालत की पढ़ाई भी एक साथ की थी, लेकिन एक देश का गौरव बना तो दूसरा सदी का सबसे बड़ा ठग। उस ठग की ठगी इतनी हटके और इतनी अनोखी थी कि उसके किरदार से इंस्पायर होकर अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल, और अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की बंटी और बबली, और इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल जैसी फिल्में बनाई गई नटवरलाल पे। तो चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की पूरी कहानी, जिसने ताजमहल को 3 बार, लाल किले को 2 बार और भारत के राष्ट्रपति भवन को एक एक बार बेच डाला था। हाँ, सच में बेच डाला था। आपको मनना नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा उस व्यक्ति ने किया है। अब आगे ध्यान से सुनना। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। मिथिलेश का जन्म साल 1912 में बिहार के सिवान जिले के जीरा दोही के रुइया बगरा गांव में हुआ था। उसके पिता रघुनाथ प्रसाद गांव के बड़े जमींदार और एक गवर्नमेंट कर्मचारी थे, इसलिए घर में कभी पैसों की कोई कमी नहीं हुई। वो पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन मिथिलेश का मन पढ़ाई में कम लगता था और फुटबॉल, शतरंज जैसे खेलों में ज्यादा लगता था। इसके अलावा बचपन से ही वो थोड़ा शातिर था और चालाकी वाले कारनामे करता रहता था। एक दिन जब वो थोड़ा यंग था तो उसके पड़ोसी सहाय ने उसे अपना बैंक ड्राफ्ट दे के बैंक भेजा। जब वो बैंक पहुंचा और पड़ोसी का ड्राफ्ट जमा करवाया तो उसने देखा कि बैंक कर्मचारी ड्राफ्ट को वेरीफाई करने के लिए उस पर किए गए हस्ताक्षर को मैच कर रहा है। बस यही से उसके दिमाग में एक खुरापाती ख्याल आया। उसने सोचा कि मैं इसके जैसे सेम हस्ताक्षर कर लूं तो मैं उसके अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूं, और यहीं से उसकी ठगी की असली कहानी शुरू हुई। अब कहानी और मजेदार हो जाती है। घर लौटते हुए सहाय ने उसके हस्ताक्षर कॉपी करने की कोशिश की, और झटाक से उसने एक ही बार में उसके जैसे सेम टू सेम सिग्नेचर कॉपी बना दिए, यानी कि उसके जैसे हस्ताक्षर कर दिए उसने। फर्जी साइन करके अपने पड़ोसी के अकाउंट से लगभग उसने उस समय 1000 रुपये निकाल लिए। क्योंकि ये बात 80 से 90 साल पहले की है, तो उस समय के 1000 रुपया आज के लाखों के बराबर थे। लेकिन मिथिलेश की ये चोरी ज्यादा दिन तक चली नहीं। सहाय एक दिन बैंक पहुंचा और उसे पता चला कि उसके अकाउंट से किसी ने 1000 रुपये निकाल दिए हैं। और उस सहाय को यह मामला समझते हुए जरा भी देर नहीं लगी। वो सीधा मिथिलेश के घर जा पहुंचा और उसके पिताजी से शिकायत कर दी। इस बात पर मिथिलेश के पिता ने उसे जमकर पीटा, इतना पीटा कि वो नाराज होकर भागकर कोलकाता चला गया। ये कोलकाता शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ ना तो कोई उसका रिश्तेदार था और ना ही उसके पास पैसे थे। बस एक अकेला लड़का और सामने एक बड़ी अनजान दुनिया।
अब दोस्तों कहानी एक नया मोड़ लेती है यहाँ से। कुछ दिनों में उसके हालात इतने खराब हो गए कि भूखे रहने तक की नौबत आ गई थी। तभी उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया, क्योंकि भैया चालाकियों का तो उसके पास भंडार था। वो कोलकाता के एक नामी सेठ सेठ केशव राम के पास पहुंचा और उसे यकीन दिलाया कि वो एक क्वालिफाइड प्राइवेट टीचर है और उनके दोनों बच्चों के लिए सबसे अच्छा टीचर साबित होगा। सेठ केशव राम भी उसकी बातों में आ गया और केशव राम ने मिथिलेश कुमार को 30 रुपए की मंथली सैलरी पर रख दिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब मिथिलेश के लिए एक अनजान शहर में रहने का भी इंतजाम हो गया और खाने का भी इंतजाम हो गया। तो मिथिलेश ने सोचा कि अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि वो उस समय तक 12th की पढ़ाई कर चुका था। इसलिए उसने यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। एक दिन अर्जेंट कुछ बुक्स खरीदनी थी तो उसने सेठ से एडवांस पैसे मांगे, लेकिन सेठ जी ने एडवांस पैसे देने से मना कर दिया। इससे मिथिलेश नाराज हो गया। उसने सेठ के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जहां सेठ के बच्चे पढ़ते थे उसी स्कूल में टीचर की जॉब ले ली। यह देखकर सेठ को बहुत मलाल हुआ। अब असली गेम शुरू होता है यहां से। सेठ को बहुत मलाल था, इसलिए उसने तुरंत मिथिलेश से माफी मांगी और अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। मिथिलेश ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे उसने सेठ का इतना भरोसा जीत लिया कि सेठ उसकी हर बात पर विश्वास करने लगा। और बस इसी बात का फायदा उठाकर मिथिलेश ने एक बहुत बड़ी ठगी की प्लानिंग शुरू की। सेठ का कपड़ों का बिजनेस था और उन दिनों बाजार में कपड़ों की भारी कमी थी। मिथिलेश ने झांसा देते हुए कहा, मेरा एक रिश्तेदार बॉम्बे में बड़ा क्लॉथ डीलर है और वो 200 बैल्स यानी कि 400 किलो कपड़ा सिर्फ 4.5 लाख में बेच रहा है। सेठ को यह सौदा बहुत फायदे का लगा, इसलिए उसने अपने एक एजेंट को सारे पैसे देकर मिथिलेश के साथ बॉम्बे भेज दिया। लेकिन मिथिलेश किसी भी तरह उस एजेंट को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए पूरे रास्ते में वह उसे बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर और वहां की पुलिस की डरावनी कहानियां सुनाता रहा। वो कहानियां इतनी खतरनाक थी कि एजेंट का दिल बैठ गया। होटल पहुंचते पहुंचते एजेंट ने डर कर सारे पैसे मिथिलेश को दे दिए कि भैया आप जाओ और सौदा डन करके आ जाओ। बस यही प्लान काम कर गया। मिथिलेश एजेंट को होटल में छोड़कर बिना कोई डील किए सारे पैसे लेकर फरार हो गया। कुछ दिनों बाद वो पटना जा पहुंचा और वहां उसने अपने पिता को 1 लाख रुपए दिए और कहा, पिताजी अब मैं एक बड़ी कंपनी का शेयर होल्डर बन गया हूं। अब पिताजी को सच्चाई का पता नहीं था। पिताजी ने सोचा बेटा अच्छा कमाई करता होगा, लेकिन बेटा तो ठगी की दुनिया में और गहरा उतर चुका था। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है। कुछ समय बाद वो फिर से कोलकाता चला गया, लेकिन उसके आने की खबर सेठ जी को लग गई। दिसंबर 1937 में सेठ ने अपने पैसे वापस लेने के लिए कुछ गुंडे भेज दिए। पकड़े जाने पर मिथिलेश ने एक झूठी मनगढ़ंत कहानी सेठ को सुनाई कि सेठ जी उस रात तो मेरे पीछे पुलिस पड़ गई और मैं पैसे वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन इस बार सेठ उसकी बातों में नहीं आया। सेठ ने साफ चेतावनी दी कि 4 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब मिथिलेश ने बचने के लिए एक पुलिस का सहारा लिया। वो सीधा बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने सेठ के खिलाफ शिकायत कर दी और उसकी काली कमाई की सारी जानकारी पुलिस को दे दी। अब उसने सेठ से न सिर्फ बड़ी रकम ठगी बल्कि उल्टा उसके ऊपर एक केस भी फंसा दिया। इस तरह उसने सेठ से न सिर्फ बड़ी रकम ठगी बल्कि उल्टा उसे एक केस में भी फंसा दिया। इसके बाद उसका हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया। अब वो इलाके की प्रोस्टिट्यूट को निशाना बनाने लगा। वो ग्राहक बनकर उसके पास जाता, फिर उन्हें नकली शराब पिलाकर उन्हें बेहोश कर देता और उनके पैसे और ज्वेलरी लेकर 9-2-11 हो जाता। 1937 में पहली बार कोलकाता पुलिस की नज़र मिथिलेश पर पड़ी, क्योंकि उसने फौज की नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके मेटकप स्टिक पर पड़े लोहे को बेच डाला। अब पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और आखिरकार उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। इस बार उसे 9 महीने की जेल हुई, लेकिन मिथिलेश पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे मिलने वाला है उसका नया नाम। उसने ठगी को ही अपनी जिंदगी का असली मकसद बना लिया था और जल्द ही उसे इस ठगी की दुनिया में एक ऐसा नाम मिलने वाला था जो आगे चलकर ठगों के लिए एक मुहावरा बन गया था। साल 1940 में क्लॉथ मार्केट में टेक्सटाइल गुड्स की भारी कमी चल रही थी। मिथिलेश ने अपने गुजराती साथी नटोलाल के साथ मिलकर इसी का फायदा उठाने की प्लानिंग बनाई। दोनों खुद को बॉम्बे टेक्सटाइल कमिश्नर का परचेज ऑफिसर बताते और कपड़ा निर्माताओं से संपर्क करते। वो उन्हें यकीन दिलाते कि वो सस्ती कीमत पर बहुत ज़्यादा कॉटन दिलवा देंगे। वो नकली रेलवे रसीद दिखाते और कहते कि माल
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्टेशन पर मिलेगा और मैन्युफैक्चरर्स को बस वहीं से माल कलेक्ट करना है। कपड़े की भारी कमी से परेशान कई मैन्युफैक्चरर्स दोनों के जाल में फंस जाते और एडवांस में भी बड़ी रकम दे देते थे। लेकिन जब वो अपना माल लेने आजमगढ़ स्टेशन पर पहुंचते तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता था। हालांकि यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक दिन पुलिस ने छापा मारा और मिथिलेश को पकड़ लिया, लेकिन उसका गुजराती साथी नटवरलाल किसी तरह वहां से भाग निकला। इन सब में पुलिस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई। उन्हें लगा कि मिथिलेश ही नटवरलाल है और उन्हें उसके ऊपर नटवरलाल के नाम से केस दर्ज कर दिया। अब मिथिलेश बन चुका था नटवरलाल। और अब कहानी पहुंचती है उस पल पर जहां से असली नटवरलाल की शुरुआत होती है। यहीं से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव हमेशा के लिए नटवरलाल बन गया। जेल से निकलने के बाद लोग उसे सिर्फ नटवरलाल के नाम से नहीं जानने लगे। इतनी कम उम्र में कई बार जेल जाने के बाद भी उसकी आदतें बिल्कुल नहीं बदली। अब वो बहुत कम पैसों में रेलवे गुड्स बुक करके फर्जी रेलवे रिसिप्ट बनाता और व्यापारियों को चूना लगाने लगा। एक बार तो उसने एक बिजनेसमैन को कंसाइनमेंट भी भेजा, लेकिन जब उसने घर जाकर खोला तो उसमें माल के बजाय ईंट और पत्थर निकले। इसके बाद नटवरलाल ने फर्जी बैंक चेक्स के जरिए कई लोगों को लाखों का चूना लगाया। उसका तरीका बहुत सिंपल था। वो जिस भी शहर में जाता सबसे पहले किसी बड़े और भरोसेमंद बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता, फिर ज्वेलरी शॉप से कम दाम में गहने और जेन्युइन चेक से खरीदता ताकि दुकानदार उस पर भरोसा करने लगे। जब दुकानदारों का भरोसा पूरी तरह से जीत लेता तो एक दिन अपने अकाउंट का सारा पैसा निकाल देता और फिर कई ज्वेलरी शॉप से महंगे गहने खरीदता और उनका पेमेंट बाउंस होने वाले चेक से कर देता। जब दुकानदार चेक लेकर बैंक पहुंचते तो उन्हें पता चलता कि जिसके नाम का चेक है उसका बैंक अकाउंट तो खाली है। जब तक उन्हें नटवरलाल के फ्रॉड का पता लगता तब तक वो सारे गहने लेकर चंपत हो चुका होता। ऐसे कई लोगों को चूना लगाने के बाद नटवरलाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जा पहुंचा और यहीं से उसकी अगली बड़ी ठगी की शुरुआत होने वाली थी। अब नटवरलाल की ठगी और बड़े लेवल पर पहुंचती है। मुजफ्फरनगर में उसने खुद को बॉम्बे का बड़ा बिजनेसमैन लक्ष्मी नारायण बताकर लोगों को ठगना शुरू किया। उसने एक शुगर कंपनी के मैनेजर एलन मित्तल से 82,000 की पूरी चीनी खरीदने की डील की और उसे बॉम्बे के एक एड्रेस पर भेजने को कहा। भरोसा जीतने के लिए उसने 4,000 रुपये एडवांस भी दिए। इसके बाद मित्तल ने उसके बताए हुए एड्रेस पर पूरा माल भेज दिया, लेकिन जैसे ही माल भेजा गया नटवरलाल बाकी पैसे दिए बिना सीधे बॉम्बे भाग गया। वहां पहुंचकर उसने बॉम्बे शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहन गुरानी को बेच दी और इस डील में उसे 60,000 रुपये मिल गए। इस तरह पूरे सौदे में नटवरलाल को कुल 56,000 का फायदा हुआ और फिर हमेशा की तरह अपने अगले शिकार की तलाश में वो एक नए शहर निकल गया। इस बार उसने अपना अड्डा बनाया दिल्ली। वो दिल्ली के राजा ज्वेलर्स गया और खुद को तत्कालीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह का पर्सनल असिस्टेंट बताकर उनके बेटे की शादी के नाम पर कई महंगे गहने खरीद लिए। यहाँ उसने पेमेंट के लिए एक नया दांव खेला। उसने दुकान के मालिक से कहा, पेमेंट लेने के लिए आप अपने आदमी को मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक भेज दीजिए। दुकान का एक आदमी उसके साथ वहां गया। नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर नटवरलाल खुद अंदर चला गया और सरकारी अफसर होने की पूरी एक्टिंग करने लगा ताकि बाहर खड़े उस आदमी को उसके पर्सनल असिस्टेंट होने पर जरा भी शक न हो। और यहीं से शुरू होता है उसका नया बड़ा गेम। अब नटवरलाल की ठगी और तेज होने लगती है। नॉर्थ ब्लॉक में नटवरलाल बाहर आया और उसे 82,000 का फर्जी ड्रॉफ दे दिया, यानी कि फर्जी चेक उस पकड़ा दिया और उसे 82,000 का फर्जी ड्रॉफ दे दिया और वहां से ज्वेलरी लेकर गायब हो गया। कुछ समय बाद उसने यह ट्रिक दिल्ली के कनॉट पैलेस की एक बड़ी घड़ी की दुकान में दोहराई। इस बार उसने खुद को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी का पर्सनल असिस्टेंट डीएन तिवारी बताकर कहा। कांग्रेस की एक बड़ी पार्लियामेंट मीटिंग होने वाली है, उसमें शामिल होने वाले हर व्यक्ति को एक घड़ी गिफ्ट करनी है, इसलिए सबसे महंगी घड़ियां दिखाइए। नटवरलाल ने वहां 93 से सबसे ज्यादा महंगी घड़ियां पसंद की और उन्हें पैक करवा कर कहा कि पेमेंट नॉर्थ ब्लॉक में होगा। दुकानदार ने अपने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर नटवरलाल ने करीब 33,000 रुपये का फर्जी बैंक ड्रॉफ हाथ में दिया। 2 दिन बाद जब दुकान का मालिक उस ड्रॉफ को कैश करवाने बैंक पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बैंक ड्रॉफ पूरी तरह से फर्जी था। नटवरलाल इतना तेज दिमाग वाला था कि वो एक ही ट्रिक में थोड़ा बहुत बदल कर अलग अलग शहरों में आजमाता और हर बार दुकानों को चूना लगा देता था। वाराणसी में उसने डिस्ट्रिक्ट जज अंबिका पांडे बनकर करीब 25,000 की घड़ियां चुरा ली। शाहजपुर में एक वॉच डीलर से 48 घड़ियां लेकर फरार हो गया।
कानपुर में सदर बाजार में उसने अपने रुतबे से दुकानदार को इतना इम्प्रेस किया कि उस दुकानदार ने उसे 83 घड़ियों वाला पूरा वीआईपी सूटकेस उसे हाथ में पकड़ा कर दे दिया और नटोलाल हर बार की तरह फिर गायब हो गया। नटोलाल की ठगी का खेल हमेशा एक ही तरीके से नहीं चलता था। आखिर कब तक वो एक ही ट्रिक उसके काम आती। अगले महीने जब वो उसी तरीके की कहानी लेकर गोरखपुर के एक और वॉच डीलर के पास पहुंचा तो दुकानदार ने तुरंत उसकी चाल भांप ली। दुकानदार ने उल्टा नटोलाल को ही अपनी बातों में उलझा लिया और तुरंत पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा दिया। लेकिन हमेशा की तरह कुछ समय बाद वो फिर जेल से भाग निकला। कहा जाता है कि नटोलाल के शिकार सिर्फ छोटे दुकानदार ही नहीं थे, बल्कि उसने अपने हुनर से टाटा, बिरला और अंबानी तक को ठगा। वो कभी जरूरतमंद बनकर तो कभी समाज सेवी बनकर उसके पास जाता और बड़े बड़े डिमांड ड्राफ्ट और चेक लेकर फरार हो जाता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब उसने फौज के नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए ताजमहल को 3 बार, रेड फोर्ट को 2 बार और पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन को एक बार बेच डाला था। जिस दिन उसने पार्लियामेंट को बेचा उस दिन वहां सेशन चल रहा था और देश के सैकड़ों सांसद मौजूद थे। ये सुनने में भले ही अजीब लगे कि एक आम सा दिखने वाला आदमी इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स कैसे बेच सकता है और इन्हें खरीदने वाला कौन लोग होते होंगे। लेकिन अगर वो ऐसा न करता तो आज उसे दुनिया का सबसे बड़ा ठग कभी न माना जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी पहली कहानी थी, इतना लंबा मैंने कभी पहले बोला नहीं था। तो कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, कमेंट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट कहानी में लेके आऊँ उसमें ये गलती ना करूँ मैं। जय हिंद, राम राम।